हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। एक बार फिर स्वागत है आपका GIS की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कल से हमने स्टार्ट कर दिया है अपने 10th क्लास हिंदी मीडियम मैथ का सिलेबस। ठीक है, तो कल हमने अपना पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं वो हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने कल पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, तो आज उसी से संबंधित हम और क्वेश्चन करेंगे और जो अपनी 1.1 है उसमें जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो जो कल की वीडियो थी उसमें जो पहला मैंने कल एक एग्जाम्पल कराया था, जो कि अपने पास एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल अपने पास है 4052 और 12576। 4052 और 12576। इससे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमने इसका क्या निकालना था, HCF निकाला था, जो मैंने कल सॉल्व करा दिया था ना। लेकिन उसमें क्या था, एक छोटी सी कल मिस्टेक हो गई थी कि वो 148 में से 124 माइनस करके वो गलती से 4 लिख दिया था ना, बल्कि वो 24 आता। ठीक है, तो मैं एक बार इसे फिर से दोबारा करा रहा हूँ, तो जिन्होंने अगर ध्यान नहीं दिया या गलती से ध्यान नहीं गया कुछ का, तो वो उसे सही कर लेना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 12576 में भाग देना है किसका, 4052 का। तो कल हमने दिया था तो 3 बार गया था। कितनी बार गया था, 3 बार। प्लस कितना बचेगा वो हमें दरिया भाग दे के देख लेते हैं। 12576 में भाग दिया 52 का, तो 3 बार गया। तो 6 या 18, हासिल लगी 1, 7 या 21 और 2 22, हासिल लगी 2, 5 या 15 और 2 17, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम, ये तो कितनी बार, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 तिया 15 और 1 और 3 दूनी 4 तिया 12, ये आया है ना। इसमें से हमने क्या किया, 3 का जब इसमें भाग दिया तो मैंने 3 से इसका गुना किया, 3 दूनी 6, 5 तिया 15 का 5 का, और यहाँ आएगा 1 और 4 तिया 12। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 0 2 और 4, कितना बचा, 420। अब 420 का भाग किस में देंगे, 4052 में। ठीक है, कल मैंने बताया था कि अब हम क्या करेंगे, इसको तो सबको छोड़ेंगे, इसमें भाग देंगे इसका। तो जो ये पहले क्या था, है ना, जो पहले भाज्य था, भाजक था, अब क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। और जो ये शेषफल था ये क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमें देना है 4052 में 420 से भाग। ये गया था 9 बार। कितनी बार गया था, 9 बार। तो ये हो जाएगा 0 9 दूनी 18 और 36 और 1 37। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ बचेगा 7 और ये बचेगा 272। अब 272 का भाग देंगे किसमें, 420 में। एक बार यहाँ इसको सब हल कर देता हूँ, फिर बाद में इधर लिख लेंगे, है ना। 420 में भाग देना है 272 का, तो कितनी बार गया, 1 बार जाएगा। कितनी बार, 1 बार। अब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 8 और ये हो जाएगा 28 और यहाँ बच जाएगा 14, 148। अब 172 में भाग देंगे 148 का, 272 में भाग दिया 148, 1 बार ही जाएगा। कितना बचेगा, ये बचेगा 4 और 12, कितना बचा, 124। अब 148 में भाग देंगे 124 से। तो कल हमने क्या किया था, जब इसमें इसका भाग दिया था तो 1 बचा था और 124 ऐसे लिख के, और हमने यहाँ 4 शेषफल बचा दिया था ना, तो इसको 28 समझ लिया था 48 को। तो यहाँ जो है कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और 4 यानी कि 24 बचेगा। कितना बचेगा, 24, जिसको हमने कल 4 लिख लिया था। ठीक है, तो मैं अब एक बार इस सबको यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ अपना शेषफल कितना बचा था, 420।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां 420 तो लिखेंगे इधर, और नहीं यहां लिखेंगे 4052, और उसमें भाग दिया था 4020 से, तो कितनी बार गया था, 9 बार, और शेषफल कितना बचा, 272। फिर हम 420 में भाग देंगे कितने का, 272 का, कितनी बार गया, 1 बार, और 148 बचा शेषफल। अब 272 में भाग देंगे 148 का, 1 बार जाएगा, और अपना शेषफल बचेगा कितना, 148 में भाग देंगे तो 124। अब 148 में भाग देंगे 124 का, तो जाएगा 1 बार, और यहाँ बचेगा कितना शेषफल, 24 बचेगा, जो कल हमने यहाँ 4 लिख लिया था। अब हम 124 में भाग देंगे कितने का, 24 का, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, देखो 124 में भाग देते हैं 24 का, तो देखो 5 बार जा रहा है ना, 5 24, देखो 5 से गुना करते हैं, 5 चौके 20, हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। 5 बार गया 120, और शेषफल बचा 4, कितना बचा, 4। अब 4 का भाग देंगे 24 में, देखो आंसर वही आएगा जो कल लाया था, है ना, 4, तो कितनी बार गया, 6 बार, 6 चौके 24 पूरा पूरा, तो ये अपना आंसर हो गया, HCF बराबर आ गया 4। क्या हो गया, आंसर। आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, कल भी अपना आंसर 4 आ रहा था, और आज भी अपना आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बस कल क्या किया था कि इसमें से जब हमने इसको माइनस किया था तो वो हमने 4 लिख लिया था, बल्कि आना कितना चाहिए था, 24 आना चाहिए था। तो इसको आप सही कर लेना, अगर जो कल किसी को अगर नहीं पता चला हो, जिनको पता चल गया बहुत अच्छी बात है, उन्होंने सही कर लिया होगा, लेकिन जिनसे नहीं हुआ होगा वो उन्हें देख के सही कर लेना। ये था अपना उदाहरण पहला। अब हम करेंगे उदाहरण दूसरा। अब इसमें दूसरे प्रकार के प्रश्न है ना, ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, इससे संबंधित जो उदाहरण थे ये दोनों हमने कर लिए। अब जो अगले उदाहरण हैं वो थोड़े से अलग हैं, लेकिन सरल हैं, कोई भी दिक्कत अपन को उनमें नहीं आएगी। तो अपने पास जो दूसरा उदाहरण है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, क्या, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। तो पूर्णांक आप जानते हो, पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक यानी कि जो अपने पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, तो कोई भी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। q क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो देखो हमें पता है, कल मैंने आपको बताया था कि a बराबर BQ प्लस में R, है ना। कल हमने ये चीज़ आप लोगों को अच्छी से समझा दी थी। a का मतलब यहाँ पर क्या है, a का मतलब है अपने पास यहाँ भाज्य, b का मतलब भाजक, q का मतलब भागफल, और r का मतलब शेषफल। क्या है, शेषफल। तो अब उसने हमसे 2 सवाल किए हैं इसमें। एक तो ये कहा है कि प्रत्येक सम और विषम आप जानते हो, सम क्या होता है, सम होता है जिसमें 2 का भाग चला जाता है, 2 4 6 8 10 12। विषम संख्या 1 3 5 7, है ना। तो हमें उसने कहा गया है कि प्रत्येक सम संख्या को हम 2q के रूप में लिख सकते हैं, और प्रत्येक विषम संख्या को हम 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा दर्शाइए। तो बिल्कुल सरल है, सोच के देखो। उसने कहा है 2q और 2q + 1 के रूप में, ये तो अपन को लिखना है क्या, धन समपूर्णांक, ठीक है।
और 2q प्लस इसके में क्या लिखना है, धन विषम पूर्णांक। ठीक है, ऐसा हमें दर्शाना है कि ऐसा हम लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है कि देखो किसी भी 2q और 2q प्लस 1 के रूप में, तो देखो इनको देख के घबराने की जरूरत नहीं कि 2q क्या है, 2q प्लस 1 क्या है। उसने साफ साफ कहा गया है कि जो q है ना, एक क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब है कि कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, कोई भी एक संख्या है ना, कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो ये जो a है, सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं कि a क्या है, एक धन संपूर्णांक है। क्या है, धन संपूर्णांक। माना a एक धन सम पूर्णांक है। ठीक है, ये a क्या है, a है अपने पास भाज्य, यानी जिसमें हम भाग देते हैं, है ना, भाज्य यानी जिसमें हम भाग देते हैं। तो देखो a हमने माना एक धन पूर्णांक संख्या, तो a आप कुछ भी मान सकते हो, यानी कि a बराबर 2 4 6 8 10, ऐसे कहीं तक भी हो सकता है। ठीक है, इस वाले उसमें अब उसने कहा है 2q के रूप में लिखना है, और q कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर मैं 2 में 2 का भाग देता हूं, कितनी बार जाता है, एक बार। 2 और कितना बचा, 0। तो ये दो अपने पास क्या है, भाजक। और यहां भी ये जो b है क्या है, भाजक ही है क्या नहीं है। यहां 2q का मतलब क्या है, ये है भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं। और ये q क्या है, कल मैंने आपको बताया था, q मतलब कोशेंट यानी कि भागफल। यहां 2q, 2 तो है भाजक, ठीक है, और q क्या है, भागफल। ऐसे यहां 2 तो है भाजक, q क्या है, भागफल, और 1 क्या है, 1 है अपने पास शेषफल। तो किसी भी धन पूर्णांक में, किसी भी सम संख्या में, ठीक है, आसान भाषा में कहता हूं मैं कि अगर किसी भी सम संख्या में अगर हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। देखो 2 में दे लिया, 4 में देंगे तो कितनी बार गया, 2 बार गया, 8 में देंगे तो भी 4 बार, 10 में देंगे तो 5 बार, यानी कि कोई भी शेषफल नहीं बचता। क्या नहीं बचता, कोई भी शेषफल नहीं बचता है किसी भी, अगर हम सम संख्या में 2 से भाग देंगे तो। अब आप सोचोगे सर हम 2 से ही भाग क्यों दें, 4 से क्यों नहीं दे रहे। हम 2 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सवाल में हमसे उसने 2q और 2q प्लस 1 के रूप में लिखने को कहा है। 2 का मतलब यहाँ है भागफल जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो किसी भी सम संख्या में आप 2 से भाग दे के देख लो, क्या बचेगा, 0 बचेगा। और ये q जो है ये क्या है, ये है भागफल। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, अगर हम 8 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4। तो अब q का मान कितना है, 4। इसलिए उसने कहा है कि q एक धन पूर्णांक है, और वो कुछ भी हो सकता है। तो इन सब को हम q के रूप में लिख लेंगे, 1 को, 2 को, 4 को। ठीक है, तो 1 अगर क्या है, माना a एक धन सम पूर्णांक है, तो उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि शेषफल उसमें कुछ भी नहीं बचता। तो माना a बराबर एक धन पूर्णांक है और b बराबर 2 हमें दिया गया है। b का मतलब क्या है, भागफल, जो कि हमें दिया गया है 2q के रूप में हमें उसे लिखना है। तो a बराबर तो एक धन संपूर्णांक है और b बराबर क्या है, 2 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही हमें पता है, ठीक है ना। तो जो q का मान है, ये जो q है ये क्या होगा भाई, कोई धन पूर्णांक होगा, 0 तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
जो Q का मान है वो या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, है ना। अगर हम 0 में भाग देंगे तो वो तो 0 आ जाएगा। तो अगर हम 2 से लेकर कोई सी भी सम संख्या में भाग देंगे तो Q का मान हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा, यानी कि धनात्मक आएगा सीधा सीधा। 1 2 6 में देते तो 3, 8 में देंगे तो 4, 10 में देंगे तो 5। ठीक है। अब आप यूँ कहोगे सर 2 4 6 8 10 में ही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें धन समपूर्णांक सिद्ध करना है 2Q को। ठीक है, इसको हम आगे करेंगे 2Q + 1 को विषम में। तो 2 4 6 8 10 ये सम संख्याएं हैं। सम संख्या में जब हम 2 से भाग देते हैं तो कोई भी शेषफल नहीं बचता है, इसलिए केवल उसे किस में लिख सकते हैं, 2Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम केवल ऐसे ही लिख देंगे कि Q उससे बड़ा है और R का मान क्या होगा, 0। देखो यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, A बराबर 2Q + R, ये अपने पास यूक्लिड विभाजन है। और जब हमने 2 से भाग दिया तो R का मान कितना आया, 0। किसी भी सम संख्या में 2 से भाग देते हैं तो R का मान कितना आता है, 0 आता है। तो हम A को क्या लिख सकते हैं, 2Q के रूप में लिख सकते हैं। ये हो चुका है अपना सिद्ध। सवाल था कि दर्शाइए 2Q को एक धन समपूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। तो कोई भी धन पूर्णांक लेके देखो आप, 2 4 6 8 10, कितना ही ले लो, 100 ले लो। 100 में अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो ये है 2 और ये है Q। Q का मान है यहाँ 50। Q कुछ भी हो सकता है, Q एक धन पूर्णांक है, ये हमें सवाल में कहा गया है। तो ज़्यादा सोचने और उसकी ज़रूरत नहीं है, केवल किसी भी सम संख्या में 2 से भाग दे के देखो, पूरा पूरा चला जाता है। जितनी बार गया है उसको हम Q लिख लेंगे बस। तो 2Q यानी कि 2 × 50 = 100। 200 में देते तो 2 × 100, बस जो जितनी बार गया है, यानी कि ये जो Q है अपना भागफल है, इसे Q के रूप में ही लिखना है, वो संख्या नहीं लिखनी बस। तो इतना सा है। ये हो चुका है अपना पहला सवाल कि 2Q एक समधन समपूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। और हमने सिद्ध कर दिया कि A बराबर 2Q, क्योंकि R का मान क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो पहला जो सवाल है वो इसमें इतना ही है। ठीक है, अब बात करते हैं 2Q + 1 धन विषम पूर्णांक। ठीक है, तो देखो जब हम किसी भी संख्या में 2 से भाग देते हैं, ठीक है, किसी में भी, तो या तो शेषफल 0 बचता है और या फिर शेषफल 1 बचता है। ठीक है, कल मैंने बताया था कि जो R का मान है, ठीक है, वो हमेशा छोटा होता है किसके मान से, B के मान से। किसके मान से छोटा होता है, B के मान से। और यहाँ B अपने पास कितना है, 2, सवाल में ही कहा गया है B कितना है, 2। तो R जो है वो या तो होगा 0 या होगा 1। ठीक है, सम संख्याएं थी तो R का मान 0 था, विषम संख्याएं तो R का मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहां ऐसे ही लिख लेंगे, माना A एक विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, तो ये लिख लेना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से Q का मान 0 से बड़ा होगा। और ये लिख लेंगे हम A बराबर 2Q + में R, और यहाँ ब्रैकेट में लिखना R बराबर 1। तो A बराबर हो जाएगा 2Q + में 1। ठीक है, तो A बराबर 2Q + 1। देखो किसी भी संख्या में 3 में भाग देके देखो 2 का, विषम संख्या है 3, विषमी संख्या लेंगे तो 2 एकम 2, बचा कितना, 1। जब हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 बराबर 2 × 1 + में 1, ऐसे ही लिखेंगे। बस ये जो है भागफल, इसे क्या बना दो, Q बना दो। क्या बना दो, Q। तो ये हो जाएगा 2Q + में 1। किसी भी संख्या में 5 में भाग दे के देख लो 2 का, 2 बार गया, यहाँ आया 4, शेषफल कितना बचा, 1। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, 5 बराबर 2 × 2 + में 1।
बस ये भागफल है, इसे क्या लिख दो, q लिख दो। तो 2q प्लस 1 के रूप में लिख दिया। 3 को भी हम 2q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, 5 को भी 2q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, 9 को भी देख लो, 2 से भाग दिया 4 बचा 8 और शेषफल 1। तो इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं, 9 बराबर 2q प्लस 1। आई बात समझ में। ये सब जो था ये समझाने के लिए था ना, आपको जो है लिखना कैसे है, ऐसे कि q एक धन पूर्णांक है, माना ये तो हमें दिया गया है एक धन पूर्णांक है, तो माना a बराबर एक धन संपूर्णांक है, b बराबर 2 हमें दिया गया है। यूक्लिड विभाजन से r अगर बराबर 0 है तो a को हम 2q के रूप में लिख सकते हैं, और अगर r बराबर 1 है तो हम इसे 2q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। देखो और भी इसे मैं वैसे बताऊं, आगे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। जैसे यहाँ तो केवल 2q था, अगर मान लो होता 4q और 4q प्लस 1, ठीक है, तो इसका मतलब है हम 4 से क्या दे रहे हैं, किसी संख्या में भाग दे रहे हैं। अगर ऐसे होता 9q और 9q प्लस 1, तो इसका मतलब है ये जो 9 है ना, ये b का मान है, यानी कि भागफल का मान है। और जो भागफल होता है ना, हमेशा शेषफल उससे छोटा होता है। तो अगर हम 4 से भाग दे रहे होते, किससे भाग दे रहे होते, 4 से भाग, तो अपने पास r का मान क्या क्या हो सकता है, या तो हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, और हो सकता है 3 हो। 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 का भाग चला जाएगा। ऐसे ही अगर 9 है तो शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0 से लेकर 8 तक कुछ भी शेषफल हो सकता है। आई ना बात समझ में। तो ये ध्यान रखना है बस, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो ये है अपना उदाहरण नंबर 2। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है कि हम किससे भाग दे रहे हैं और किस में भाग दे रहे हैं। उसने कहा है कि 2q एक धन संपूर्णांक है, यानी कि धन यानी कि धनात्मक, सम यानी सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाता है, और विषम यानी कि विषम संख्याएं, ठीक है, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। सीधा सा अगर 2 का भाग नहीं जाएगा तो शेषफल बचेगा 1, तो उसे हम 2q प्लस 1 के रूप में लिखेंगे, और अगर सम संख्या है तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो उसे हम 2q के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत हो कैसी भी तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया। उदाहरण 3, देखो उदाहरण 3 भी ऐसा ही है कि दर्शाइए एक धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, अभी अभी हमने 2q प्लस 1 से बात की थी, अब हम बात करेंगे 4q और 4q प्लस 1 के रूप में। उदाहरण नंबर 3। ठीक है, उसने कहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक की बात की है इसने। किसकी बात की है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक को हम किस में लिख सकते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक को हमें लिखना है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में। ये हमें दर्शाना है। ठीक है, तो देखो ये भी बिल्कुल आसान है, हम इस भाषा को छोड़ के पहले एक आसान भाषा में समझते हैं। देखो मैंने पहले ही बताया था 4q है, तो इसका मतलब 4 क्या है, 4 अपने पास है भागफल, सॉरी भाजक। क्या है, भाजक। और यहाँ 1 जो है वो क्या है, शेषफल। क्या है, शेषफल। और यहाँ 3 क्या है, शेषफल। ये शेषफल ही तो हैं,
भाई यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस में r, तो b का मान तो है 4, q एक क्या है, पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है, और r जो है अपने पास ये जो बचे हुए हैं, ठीक है, जो शेष फल होता है वो है। अब हमें सिद्ध करना है विषम पूर्णांक को इसी रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी संख्या में आप 4 से भाग दे के देखो, ठीक है। मैं 4 से भाग देता हूं 4 में, एक बार गया, कितना बचा, 0, ठीक है, 0 बचा। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 4q लिख सकता हूं। q का मान कितना है, 1 है, 0 बच रहा है, कितना बच रहा है, 0। अब मैं 5 में भाग देता हूं, किस में देता हूं, 5 में, एक बार गया, 4, कितना बचा, 1, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 4q प्लस में 1। 6 में मैं देता हूं, किस में देता हूं, 6 में, एक बार गया, 4 बचा, कितना, 2, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इधर ही लिखता हूं मैं, 4q प्लस में 2। 7 में देता हूं, 4 का भाग एक बार गया, शेष फल बचा 3, 4q प्लस में 3। अब 8 में दूंगा तो 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा, वापस से क्या आ जाएगा, 4q। तो अपने पास 3 रिजल्ट आएंगे हमेशा, ये 4 रिजल्ट। जब भी हम किसी भी संख्या में 4 से भाग देंगे ना, तो 4 ही संभावनाएं बनेंगी, या तो 4q आएगा, या 4q प्लस 1 आएगा, या 4q प्लस 2 आएगा, और 4q प्लस 3 आएगा। क्योंकि जो r का मान है, किसका मान है, r का मान, वो क्या क्या हो सकता है, या तो 0, या 1, या 2, और या 3, ठीक है। b बराबर क्या है, अगर b बराबर 4 है तो r का मान 0, 1, 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखो एक बार तो बचा 0, एक बार बचा 1, एक बार बचा 2 और एक बार बचा 3। अब ध्यान से देखना कि 0 कब बचा, 1 कब बचा, 2 कब बचा और 3 कब बचा। देखो 4 में भाग दिया, 4 में भाग दिया, 4 से तो क्या बचा, 0। 4 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, लेकिन हमें यहाँ क्या निकालना है, विषम का। तो इसीलिए यहाँ केवल 4q प्लस 1 हो, तो 4q प्लस 3 है। देखो हमने 4q प्लस 1 कब बचा था, जब 5 में भाग दिया था, 5 एक विषम संख्या है। 2 कब बचा था, जब 6 में भाग दिया था, तो 6 क्या है, एक सम संख्या है। फिर दिया 7 में भाग, तो क्या बचा, 4q प्लस 3। आप किसी भी विषम संख्या में 4 से भाग दो, किसी में भी मन करके। मैं 11 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 11। 11 में 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 3। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4q प्लस 3, ठीक है। मैं देता हूँ किसमें, और 13 ले लो, क्या ले लो, 13, 4 तिया 12, कितना बचा, 1, यानी कि 4q प्लस में 1। किसी भी विषम संख्या में आप 4 से भाग दे लो, शेष फल या तो बचेगा 3 या बचेगा 1। और 2 और 0 कब बचेंगे, जब संख्या होगी सम संख्या। कैसी होगी, सम संख्या होगी, तब तो बचेंगे 0 और 2, और विषम होगी जब बचेगा शेष फल 1 और 3। और हमें यही सिद्ध करना था कि विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 में हम उन्हें लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखो ये तो था समझने की प्रक्रिया कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं। अब हमें लिखना कैसे है वो मैं आपको इधर लिखा देता हूँ, ठीक है। इसको आप चाहो तो कहीं कोने में लिख सकते हो, ताकि बाद में ध्यान रहे कि कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले r का मान हमने लिख ही लिया कि r बराबर क्या हो सकता है, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। तो r का मान हमेशा जो यहाँ है वो क्या होगा, 0 से बड़ा, बराबर, और 4 से हमेशा कैसा होगा, छोटा। एक ही बात है, इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, क्योंकि r का मान b के मान से हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। और यहाँ b का मान कितना है, b का मान है अपने पास 4 है। तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या में, ठीक है, किसी भी संख्या में 4 से जब भाग देंगे
ठीक है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, माना ए एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। ना धन पूर्णांक ले रहा मैं, ना मतलब ना तो सम ले रहा ना विषम ले रहा, बस एक पूर्णांक है, धन पूर्णांक। ठीक है ना, कैसा है, धन पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक है ए। तो अपने पास जब ए एक धन पूर्णांक है तो संभावित घटनाएं क्या हो सकती हैं, या तो हो सकता है 4q हो, मैंने अभी अभी आपको बताया, या 4q प्लस 1 हो, या 4q प्लस 2, या 4q प्लस 3। कुल संभावनाएं अपने क्या हो सकती हैं, या तो वो 4q के रूप में लिख सकते हैं, या 4q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, या 4q प्लस 2 के रूप में, या 4q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं। इनके अलावा हम किसी और रूप में इसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो q क्या है अपने पास, भागफल है, तो उसकी तो कोई भी दिक्कत अपने पास होनी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें सिद्ध करना है विषम पूर्णांक। ये मैं आपको बता चुका हूं, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, केवल अब सीधा लिखना है। तो विषम पूर्णांक क्या हो सकता है, 4q प्लस 1 हो सकता है, या फिर 4q प्लस 3, क्योंकि 2 और 0 कब बचते हैं, जब संख्या सम होती है। मैंने सब आपको उधर सिद्ध करके दिखा दिया, अब आपको केवल सीधा सीधा ये लिख देना है कि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए 4q और 4q प्लस 2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, दो 4q व 4q प्लस 2 कैसा है, धन समपूर्णांक है। क्या है, धन समपूर्णांक है। ठीक है, अतः विषम पूर्णांक को 4q प्लस 1 व 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, देखो ये ऐसे ही सवाल देखने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, पर थोड़ा सा अगर सोचो तो बिल्कुल आसान काम है। कैसे, उन नंबरों से जब हमने समझा था, तो देखो जब हमने 4 में भाग दिया था तो कितना बचेगा, अपन किस रूप में लिख सकते हैं उसको, 4q के रूप में। तो 4q यानी कि 4 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है, 5 विषम संख्या है, तो उसे हम 4q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। 6 एक सम संख्या है, तो उसे 4q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो जितनी भी विषम संख्या है ना, उनमें 4 का भाग दे के देख लेना, या तो बचेगा कितना 4q प्लस 1, या बचेगा 4q प्लस 3। वो जितनी भी सम संख्या है उनमें या तो 4q बचेगा या 4q प्लस 2 बचेगा। तो सीधा सा केवल इतने लिखना है कि माना a एक क्या है, धन पूर्णांक है, तो a बराबर ये हो सकता है, और विषम पूर्णांक ये हैं, 4q व 4q प्लस 2 क्या है, एक धन समपूर्णांक है। अतः विषम पूर्णांक को 4q प्लस 1 व 4q प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हो चुका है अपना उदाहरण नंबर 3। तो इसमें अपने पास 4 ही उदाहरण है, एक लास्ट का उदाहरण हमने कल कराई दिया था। तो मैंने आपसे कहा था पहला क्वेश्चन करके देखना और बताना मेरे को। तो कुछ लोगों के पास बुक नहीं होंगी तो उन्होंने नहीं किया होगा। तो आज मैं आप लोगों को कराता हूँ 1.1 का सवाल पहला। तो 1.1 का सवाल जो पहला है उसमें हमें क्या करना है, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करना है। तो पहला जो सवाल है इसका वो है 135 और 225।
135 व 225। ठीक है, तो जैसा हमने पहले किए थे सेम ऐसे ही करना है। बड़े वाले में छोटे वाले का क्या देना है, भाग देना है। तो हम उसे उसी रूप में लिखेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस में r, इसी रूप में होता है। ठीक है, और r बराबर 0 से क्या होता है, और लेस देन होता है 20। a का मान है 225, इसमें भाग देना है किसका, 135। 135 और 135 270 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार गया, केवल एक बार बचा, एक बार गया, और शेष फल कितना बचेगा, हम इधर भाग दे के देख लेते हैं। 225 में भाग दिया 135, एक बार गया 135, ये हुआ 0 और ये हुआ 9, कितना बचेगा शेष फल, 90। कितना बचा, 90। ठीक है, तो r का मान क्या है, 0 से तो बड़ा है क्या, नहीं है, 90 है ना, तो 0 से बड़ा है, लेकिन छोटा है किससे, 135 से। 135 यहाँ क्या है, b है। ठीक है, अब देखो इसमें भाग देना है इसका, पहले आप साइड में भाग दे के देख लेना, फिर उसके हिसाब से लिखना, ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अब हमें यहाँ से देख के आसान होता है पता करना कि अब 135 में भाग देना है 90 का। ये भी कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना बचेगा, 45 बच जाएगा। ठीक है ना, तो 135 तो बन गया a, b का मान अब हो चुका है 90, एक ही बार गया और शेष फल बचा 45। वही r का मान 0 से तो बड़ा है और छोटा है किससे, 90 के मान से। अब 90 में भाग देते हैं किसका, 45 का, दो बार चला गया पूरा पूरा, तो ये हो चुका है अपना हल। 90 में भाग दिया 45 का, दो बार गया, तो r बराबर क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। तो जिसका भाग देने पर पूरा पूरा भाग जाता है वो अपना HCF होता है। तो HCF बराबर आ गया 45। ठीक है, और एक बार अगर ये भाग देने में गलती हो जाए तो आप उनको सही कर लिया करो ना, हो जाती है कई बार। तो ये अपना आंसर आ गया HCF पहले का। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा है वो है 196, इधर ही कर देता हूं क्या, एक 196 व 38,220, 38,220, इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो देखो सेम यही चीज़ है सारी की सारी, मतलब लिखना इसी तरीके से है, केवल भाग देना है और उसको शेषफल को अच्छे से लिखते चले जाना है ना। तो अब क्या करेंगे, 138 में भाग देंगे, तो मैं भाग दे लेता हूँ इधर और फिर उनको यहाँ लिख लेंगे। 38,220 में भाग देंगे 196 में, तो कितनी बार जाएगा, बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी, दे के देख लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 200, ये तो 400, एक ही बार जाएगा 196। ठीक है, तो कितना बचेगा, 12, ये हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा 20 और 18। अब मैं यहाँ से 2 ये ले लिया, अब ये हो जाएगा 209 बार, कितनी बार जाना चाहिए, 9 बार जाना चाहिए। तो 9 छिक्की 45, 9 छिक 54, 4 हासिल लगी 5, 9 नाम 81 और 5 86, 8 9 एकम 9 और 8 17। ठीक है, ये हो गया 8 9, कितना बचा 98। और अब यहाँ से हम उतार लेंगे 0, क्या उतार लेंगे 0। तो अब मेरे हिसाब से 4 बार जाना चाहिए, कितनी बार, 4 बार। तो 6 चौके 24 का 4 हासिल लगी 2, 9 चौके 36 और 2 38,
हासिल लगी 3, 4 एकम 4 और 3 7। ये तो कम रह गया, 5 बार दे के देखते हैं क्या? 5 बार दे के देख लेते हैं, चलो। ये हो जाएगा 5 6 30, 9 5 45, 46 47 48, 4 5 एकम 5 और 4 9 है। पूरा पूरा भार चला गया क्या एक ही बार में? 195। तो देखो ये आ रहा है अपना 38,220 में भाग दिया 196 का, तो कितनी बार गया? 195 बार। शेष फल बचा कितना? 0। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? 196 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 196 ही होना चाहिए इनका HCF, क्योंकि 106 भाग पूरा पूरा देने पर क्या चला गया? पूरा पूरा भाग चला गया। एक बार भाग और अच्छे से दे के देख लेना, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है भाग देने में। तो अब इसमें जो लास्ट है वो है 887, 867 और 255। 867 और 255, 867 व 255, तीसरा सवाल। ठीक है, ये आपको खुद को करना है ना। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए इसके, और अब इसका ये तीसरा जो पार्ट है ये आपको खुद को करना है। और कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी, किसी भी चीज़ से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर हमें बता सकते हो। ठीक है, और आपको हम रोज़ एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो जो भी इस चैनल से जुड़ चुका है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लगातार वीडियो देखना। ऐसा नहीं है कि जिसने देखा कि आ रहे इसमें तो केवल एक ही वीडियो है। हम रोज़ एक वीडियो डालेंगे और आपके लिए सिलेबस कंप्लीट कराएंगे ऑनलाइन। तो जो भी जुड़ चुका है वो लगातार बना रहे। और इंग्लिश और संस्कृत ग्रामर के भी इसमें जो हैं वीडियो डले हुए हैं, तो वो लिंक में आप लोगों को मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।